मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की है, पहली जो श्रृंखला है वर्णमाला, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर के बारे में चर्चा की है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर के वर्गीकरण कैसे हम कर सकते हैं, स्वर की विशेषता क्या होती है, स्वर की परिभाषा कैसे हम स्वयं बना सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब हम देख रहे थे स्वरों का वर्गीकरण कि जो स्वर है उनका वर्गीकरण हम किन किन आधारों पे कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब उनको किन किन भागों में हम बांट के देख सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पहला भाग देखा था, जो वर्गीकरण देखा था, वो क्या देखा था? मात्रा या कालमान के आधार पे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मात्रा या कालमान के आधार पे जो स्वर है उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक और स्वर मैंने चर्चा की थी जो संस्कृत में बहुत प्रचलित है, हिंदी में अब कम प्रचलित है, जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली है, चर्चा कर ली थी। आज जिस पर हमें चर्चा करनी है, सबसे पहले जहां से हम शुरू करेंगे वो है दूसरा जो वर्गीकरण है स्वरों का, वो है उत्पत्ति, रचना, निर्माण के आधार पर। आज हम लोग देखेंगे कि जो स्वर हैं उनका उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो स्वर को उत्पत्ति, रचना और निर्माण के आधार पे दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है मूल स्वर, मूल स्वर। दूसरा होता है संधि स्वर। कह रहा हूं जो उत्पत्ति, रचना, निर्माण के आधार पे स्वर को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर वे स्वर हैं जो हम लोग मात्रा के आधार पर जब हम देख रहे थे, जो हम लोगों ने ह्रस्व स्वर देखा था, ह्रस्व स्वर, उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 4। इ, उ, री। इन मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। ये मूल स्वर कहलाते हैं, जो जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, किसी अन्य से मिलकर के इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इनका निर्माण नहीं हुआ, इनकी रचना नहीं हुई है। ये मूल स्वर कहते हैं। ये मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4। अब आ जाते हैं संधि स्वर किसे कहते हैं। संधि स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनका निर्माण, जिनकी रचना, जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों से हुई है। ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर के दो भाग हैं, इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला एक जो भाग है वो हम कर सकते हैं दीर्घ, दीर्घ। दूसरा संयुक्त। जो स्वर है, दूसरा जो वर्गीकरण है उत्पत्ति, रचना या निर्माण के आधार पर, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्वयं से होती है, जिनका निर्माण स्वयं होता है, वो किसी और से मिलकर नहीं बने होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, जिन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनको हम छंद शास्त्र में जाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और संधि स्वर क्या है? संधि स्वर वे हैं जिनका निर्माण, ये जो मूल स्वर है, इन मूल स्वरों से हुआ हो। संधि स्वर किसे कहेंगे? मूल स्वर से मिलकर बनने वाले। जिनका निर्माण मूल स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वरों से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में जो मूल स्वर है वो अपने ही मूल स्वर से मिलकर के अपने का दीर्घ रूप ले लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन कौन? अ धन अ बराबर आ, इधन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। ये क्या हो गए? दीर्घ है। जब हम संधि में पढ़ेंगे तो इन्हीं को क्या कहेंगे? हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। अब आ जाते हैं संयुक्त। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण अपने ही मूल स्वर से नहीं होता है,
मूल स्वरों से ही होता है, लेकिन ये दो अलग अलग मूल स्वरों से मिल करके इनका निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जब हम संधि में पढ़ेंगे तो ये जो दोनों है ए ई बराबर ए उ बराबर ओ, ये क्या हो जाएंगे? गुण संधि हो जाएंगे। जब यहाँ पढ़ेंगे ए धन ए बराबर ए धन ओ बराबर ओ, ये क्या हो जाएंगे? वृद्धि संधि हो जाएंगे। जब हम संधि पढ़ेंगे वहां पे इसको बारीकी से देखेंगे। तो ये रहे स्वर का वर्गीकरण। किस आधार पे? किस आधार पे? उत्पत्ति या रचना के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। उम्मीद है उत्पत्ति के आधार पे स्वर का जो वर्गीकरण है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो स्वर का जो अगला वर्गीकरण है जिस आधार पे हम लोग करने वाले हैं, तीसरा जो वर्गीकरण है, दो हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन से देखे? दो कौन कौन से देखे? पहला देखा हम लोगों ने मात्रा या कालमान के आधार पे, दूसरा देखा हम लोगों ने उत्पत्ति या रचना या निर्माण के आधार पे। आज तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सी? तीसरा जो वर्गीकरण है वो हम लोग किस आधार पे देख रहे हैं? जाति के आधार पे। जाति के आधार पे। इस जाति का अर्थ वो नहीं है जो आप लोगों के मन और मस्तिष्क में आया है, दिमाग में आया है। इस जाति का अर्थ किससे है? स्थान से है। इस जाति का अर्थ क्या है? स्थान से है, उस जाति से नहीं है। जाति के आधार पे जो स्वर है उनका जो वर्गीकरण है वो दो वर्गों में किया जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें भी दो भाग किए जा सकते हैं। कौन कौन से? सजाति और विजाति। दो कौन कौन से किए जा सकते हैं? सजाति और विजाति। जब हम स्वर का जाति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक करेंगे सजाति और विजाति। इसी को क्या कहते हैं? सवर्ण, इसी को असवर्ण। इसी सजाति और विजाति को हम क्या कहते हैं? सजाति को भी क्या एक और नाम देते हैं? सवर्ण, और विजाति को एक और नाम देते हैं असवर्ण। अब ये सजाति क्या होता है और विजाति क्या होता है? सजाति वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता है। जो अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं उनको हम क्या कहेंगे? विजाति कहेंगे। सजाति स्वर में कौन से आएंगे? ये जो दोनों स्वर हैं वो क्या है? एक जगह से उच्चारित हो रहे हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ से हो रहा है, एक ही जगह से उच्चारित हो रहे हैं। दूसरा जो है ई, इनका जो उच्चारण है कहां से हो रहा है? तालु से हो रहा है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सजाती हैं और ये दोनों भी सजाती हैं। और उ इन दोनों का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, तो ये भी सजाती हैं। तो क्या हुए? ये एक जगह से, ये एक जगह से, ये एक जगह से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। इसलिए इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय। अब आ जाते हैं विजाति में। जो बाकी बचे जो स्वर वो क्या कहलाएंगे? विजाति हो जाएंगे। कैसे? जैसे है ए ऐ ओ औ। जब हम लोग संयुक्त स्वर देख रहे थे उस स्वर में हम लोगों ने देखा था जो ए है इसका निर्माण किससे हुआ है? ए धन ई से इसका निर्माण हुआ है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु है। एक जगह से उच्चारित नहीं होने वाले हैं, एक जाति के नहीं है, एक स्थान के नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विजाति कहा जाता है या अस्वर्ण कहा जाता है। ऐसे इसका क्या है? इसका भी क्या है? अलग अलग है। ए बराबर ए, इसे ओ का ए उ, औ का ए ओ, अलग अलग है। इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग जगह से होता है। इसलिए ये चारों क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। और ये चारों क्या ये ऊपर वाले जो तीन है, दो ये दो ये दो, छह टोटल हो गए, ये क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पहला दे दे दूसरा दे दे ए ई, तीसरा दे दे ई ई,
चौथा दे दे उ उ। ये 4 दे दिया आपके सामने, एग्जाम में 4 विकल्प दिया है और कह रहा है इस विकल्प में वो ऐसा विकल्प छाटिए जो सजाती नहीं है, जो विजातीय है। कैसे छाटेंगे हम? इसमें विजातीय कौन है? अरे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें विजातीय कौन होगा? जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो विकल्प है वो क्या है? विजातीय है। क्यों विजातीय है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो ये पहला जो विकल्प है इसमें जो 2 आए हुए हैं वर्ण, जो स्वर आए हुए हैं एक स्थान से उच्चारित होते हैं। तीसरे विकल्प में भी जो स्वर आए हुए हैं वो एक स्थान से उच्चारित होते हैं। जो चौथे स्थान पे आए एक स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर हैं, इसलिए ये तीनों सजातीय है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? विजातीय है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने स्वर का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पे देख लिया। अब हम लोग देखते हैं चौथा आधार। स्वर का जो चौथा आधार है, वर्गीकरण का जो चौथा आधार है वो हम लोग देखते हैं। चौथा जो आधार है वो चौथा आधार जो वर्गीकरण, चौथा आधार जो है, चौथा वर्गीकरण जो है वो हम देखेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पे। जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों का जो चौथा वर्गीकरण है वो हम देखने जा रहे हैं। किस आधार पे? जिह्वा की स्थिति के आधार पे, कि जब हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं कि तो हमारी जिह्वा की स्थिति क्या होती है, जिह्वा का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। इस आधार पे हम देखेंगे कि जो 11 स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। जी मान लीजिए एक हमारी जिह्वा है, ये क्या है? जिह्वा हमारी जीभ है, जिसे हम भोजपुरी में जीभ बोलते हैं। ये जीभ है हमारी। तो ये जो है ये प्रारंभ भाग, इसे हम क्या कहते हैं? पश्य भाग। इसको क्या कहते हैं? मध्य भाग। इसको क्या कहते हैं जो बाहर वाला भाग होता है? अग्र भाग। अब जो 11 स्वर हैं उनको इसी स्थान पे रखना है हमें। इन्हीं जो 3 भाग हैं जिह्वा के इसी स्थान पे रखना है। कैसे? हम उच्चारण करके देख लेते हैं। जो आ है, आ उच्चारण करिए मेरे साथ। आ देखिए ये जो आ स्वर है इसका जो उच्चारण स्थान हो रहा है जब वायु निकल रही है वो जिह्वा के मध्य भाग को स्पर्श करते हुए निकल रही है। कहां से निकल रही है? जिह्वा के मध्य भाग को स्पर्श करते हुए ये वायु निकल रही है। और बाकी जो इसका आकार कैसा है? इसका आकार 3 की तरह है। जैसे देखिए 3 की तरह दिखने वाले हैं ये। बाकी अन्य जो स्वर याद नहीं करना है, बाकी अन्य जो स्वर 3 की तरह दिखने वाले हैं वो कहां से उच्चारित होते हैं? पश्य भाग से। कौन कौन से? उ, उ, ओ, औ। उच्चारण कर लीजिए। ये मैं लिख दिया, इसको रटिए मत, याद मत करिए, इसको उच्चारण करिए अपने शब्दों में, अपने कंठ से इसको स्वयं उच्चारण करिए। कि जब उच्चारण करेंगे तो जिह्वा का जहां से जन्म होता है, जिह्वा जहां से शुरू होती है, जब वायु निकलेगी तो जिह्वा के उस भाग को, इन स्वरों के उच्चारण करते समय जब वायु निकलेगी तो जिह्वा के एकदम पश्य भाग को, जिह्वा के प्रारंभ के भाग को स्पर्श करेगी। करिए उ, उ, ओ, औ। जिह्वा के पश्य भाग से इनका उच्चारण होता है। अब ये हो गया, बस ये याद कर लीजिए कि जो आ का उच्चारण मध्य भाग से होता है। उसके बाद जितने भी 3 आकार वाले हैं उनका उच्चारण कहां से होता है? पश्चिम भाग से होता है। बाकी जो स्वर बचे उनका कहां से होगा? जिह्वा के अग्र भाग से होगा। सामान्य सी बात है। कौन कौन से बचे? इ, ए, ऐ। ये जो स्वर बचे इनका उच्चारण कहां से होता है? जिह्वा के अग्र भाग से होता है। ये चौथा वर्गीकरण रहा, स्वरों का चौथा वर्गीकरण जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? मध्य भाग, पश्य भाग और अग्र भाग। पश्य, मध्य और अग्र 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 5वां वर्गीकरण। कौन सा? 5वां। स्वरों का जो 5वां वर्गीकरण है वो हम देखने जा रहे हैं। 5वां जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे किस आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर। पांचवां वर्गीकरण हम किस आधार पर देख रहे हैं? मुख के खुलने के आधार पर। जो स्वर हैं उन सभी स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख
जो है एक बराबर नहीं खुलता है। कुछ स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख कम खुलता है, कुछ स्वरों की ज्यादा खुलता है, कुछ में थोड़ा कम खुलता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा खुलता है। इस तरह से स्वरों का जो पांचवा वर्गीकरण है वो किस आधार पर हम देखेंगे, मुख के खुलने के आधार पर। इस आधार पे हम स्वर को चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? स्वर को चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन है? पहला है विवृत, विवृत। दूसरा है अर्धविवृत, अर्धविवृत। तीसरा जो भेद है वो है संवृत्त। चौथा जो है वो है अर्धसंवृत्त। पांचवा जो वर्गीकरण है मुख के खुलने के आधार पे स्वर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? चार आधार पे। कौन कौन? विवृत, अर्धविवृत, संवृत्त और अर्धसंवृत्त। विवृत क्या होता है? सीधा सताते विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से खुला हुआ रहता है, ऐसे जो स्वर हैं वो स्वर क्या कहलाएंगे? विवृत स्वर कहलाएंगे। उच्चारण करिए मेरे साथ, कौन सा ऐसा स्वर है जिनके उच्चारण करते समय हमारा मुख खुला रहता है? बोलिए। आ। जो आ स्वर है जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? पूरे का पूरा खुला रहता है। तो जो क्या है, एग्जाम में पूछ दे, परीक्षा में पूछ दे कि विवृत स्वर कौन सा है, तो कौन सा लगा के आना है? आ। कैसे? क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख क्या होता है? पूरी तरह से खुला रह रहा है। और विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। मुख पूरी तरह से जब खुला रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। तो ये सामान्य सा है, कोई बहुत उलझाव नहीं है। बस ये शब्द आपको भारी भरकम दिख रहे हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। ये शब्द आपको दिखने में भारी भरकम लग रहे हैं लेकिन है बहुत हल्के। कैसे? विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ। तो उच्चारण करिए आ। जब आ स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूरी तरह से खुला रहता है। अब आ जाते हैं अर्धविवृत। विवृत का अर्थ आपको पता चल गया, पूरी तरह से खुला हुआ। तो अर्धविवृत का क्या होगा? आधा खुला हुआ। इतना जी जितना ये खुलता है, आ के उच्चारण करते समय जितना मुख हमारा खुलता है उससे थोड़ा जब कम खुलेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? अर्धविवृत। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख विवृत से थोड़ा सा कम खुलेगा, उन स्वरों को हम क्या कहेंगे? अर्धविवृत कहेंगे। कौन कौन से स्वर अर्धविवृत होते हैं? मेरे साथ उच्चारण करिए, करते रहिए। जब ए का उच्चारण करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा मुख इससे थोड़ा कम खुला हुआ है। करके देखिए। इसके बाद आइए ए, इसके बाद आइए ओ। करिए उच्चारण ए ओ। इन तीनों स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो फिर क्या होता है? हमारा मुख इससे थोड़ा सा कम खुलता है। जितना आ के उच्चारण करते समय हमारा मुख खुलता है उतना नहीं खुलता, इससे आधा खुलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहते हैं। अब आ जाते हैं संवृत्त। संवृत्त का होता है बंद होना, पूरी तरह से बंद होना। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से बंद होता है, एक तरह से लगता है जैसे हमारा मुख अब बंद हो गया हो या बंद रहता हो, ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? संवृत्त कहलाएंगे। ऐसे कौन कौन से स्वर आएंगे? भूल जाइए, यहां पे उच्चारण करके देखिए, करिए। ये चार है नहीं, बाकी जो बचे हैं उनका उच्चारण करके देखिए कि उनके उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। करिए। कैसे? ई, ई, उ, री। इन स्वरों का जब उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? हमारा मुख लगभग एकदम बंद है, बंद सा रहता है। ई, उ, री। इन जो पांच जो स्वर हैं इनके उच्चारण करते समय हमारा मुख एक तरह से बंद सा रहता है, इसलिए ये स्वर क्या कहलाते हैं? संवृत्त स्वर कहलाते हैं। अर्धसंवृत्त स्वर क्या होता है? संवृत्त का अर्थ हमें पता चल गया कि बंद होना, पूरी तरह से बंद रहना। ऐसे रहेंगे जो हमारा मुख बंद की तरह रहेगा वो संवृत्त कहलाएंगे। तो यहाँ अर्ध लगा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो जितना यहाँ पे बंद हो रहा था उससे थोड़ा सा कम बंद होना, थोड़ा सा और कम बंद होना, आधा बंद होना, पूरी तरह से बंद ना होना, आधा बंद होना। ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ। इन स्वरों का उच्चारण करिए तो हमारा मुख ना तो पूरी तरह से बंद है ना तो पूरी तरह से खुला हुआ, आधा खुला, इसकी तरह, इससे थोड़ा सा ज्यादा खुला रह रहा है। कौन सा? ए, ओ। उच्चारण करके देखिए, सारे स्वरों का उच्चारण करके देखिए। विवृत में आ
विवृत है ए ऐ औ, क्या है? अर्ध विवृत है। संवृत्त कौन कौन से हैं? इ ई उ ऊ री, ये सब क्या है? संवृत्त हैं। और अर्ध संवृत्त कौन सा है? कौन सा है? ए ओ, ये क्या है? अर्ध संवृत्त हैं। 5 वर्गीकरण देख लिया। कितना देख लिया? 5 वर्गीकरण देख लिया। स्वर को 5 आधारों पे हम लोगों ने विभाजित करके देख लिया, उनका स्थान देख लिया। अब जो छठा आधार हम लोग देखने जा रहे हैं, छठवां जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे हम लोग देखेंगे? किस आधार पे? ओष्ठ या मुखाकृत के आधार पे। ओष्ठ या मुखाकृत के आधार पर। ओष्ठ का मतलब समझ रहे हैं? मुखाकृत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं कर रहे हैं तो हमारे मुख की आकृति कैसे बन रही है? वो गोलाकार बन रही है या फिर फैली हुई है? जैसे कुछ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है, हमारा जो ओठ है, जो ओष्ठ है ना, उनकी जो आकृति कभी गोलाकार बन जाती है, कभी ये प्रसरित रहते हैं, फैले रहते हैं। तो इस आधार पे हम वर्गीकरण देखेंगे। छठा जो वर्गीकरण देखेंगे किसका? स्वर का जो छठा वर्गीकरण देखेंगे हम किस आधार पे? ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पे। इस आधार पे जो स्वर है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? कौन कौन से? वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल। पहला जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं, पहला जो भाग कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल आधार पे। दूसरा जो कर सकते हैं प्रसरित या अवृत्ताकार। ये जो पै मेरा लगा है, ये जो मैंने यहां लगाया, ये आजकल ऐसे प्रचलन में है, यहां से लगाते हैं नहीं, ये शुद्ध रूप नहीं है। जब हम पै में रह लगाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? हमें ऐसे इस आधार से बनाना है कि जैसे र हो, क्योंकि इसमें पूरा कौन सा है और आधा कौन सा है? इसमें पूरा कौन सा है? र पूरा है और प आधा है। प में हलंत लगा है और र पूरा है, र स्वर सहित है। ये आगे हम जब व्यंजन पढ़ेंगे वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे कि जितने भी ऊपर वाले जो वर्ण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आधे होते हैं। नीचे वाले हमेशा क्या होते हैं? पूरे होते हैं। इसकी विस्तृत विस्तृत चर्चा हम कहाँ करेंगे? जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, जब अर्ध व्यंजन पढ़ेंगे, जब र के बारे में पढ़ेंगे, वहां हम करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं। स्वरों के वर्गीकरण में हम 5 देख चुके हैं। छठा जो वर्गीकरण हम देख रहे हैं वो किस आधार पे देख रहे हैं? ओष्ठ या मुखाकृत के आधार पे। तो हमने 2 भागों में बांटा है इसको। कौन कौन से? वृत्ताकार, गोलाकार या वर्तुल। वर्तुल का अर्थ होता है गोलाकार, वृत्त के आकार का। प्रसरित मतलब होता है फैला हुआ। अवृत्ताकार तो 2 ही भागों में, बहुत आसान है। ऐसे स्वर जिनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है या हमारे जो ओठ हैं वो फैले हुए रहते हैं, गोल नहीं बनते, ऐसे एकदम फैले की तरह रहेंगे। ऐसे जो स्वर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रसरित स्वर कहलाएंगे या अवृत्ताकार कहलाएंगे। लेकिन ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो वृत्त के आकार का हो जाएगा, वर्तुल हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, ऐसे जो स्वर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार के स्वर कहलाएंगे, वर्तुल स्वर कहलाएंगे। उच्चारण करिए अब मेरे साथ, करके देखिए, अपने आप कर लीजिए। अर्थ समझ में आ गया? याद नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि वृत्त ओष्ठ के आधार पे कितने भागों में? 2 भागों में। 2 ही होता है, या तो गोलाकार बनेगा या तो फैला रहेगा। तो उच्चारण करिए। कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो फिर हमारा जो मुख है वो, जो ओष्ठ है, मुख की आकृति गोल हो जाती है, जो ओष्ठ है वो ओष्ठ गोल हो जाती है। कौन कौन से ऐसे स्वर? उच्चारण करिए, करिए। कौन कौन से? उ, बोलिए और देखिए हो रहा है कि नहीं। उ, ऊ हो रहा है, गोल बन रहा है, हमारी जो ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो रही है। ओ, ओ, ये जो 4 स्वर हैं, इन चारों स्वरों का जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या हो रहा है? हमारा जो मुख है वो वर्तुलाकार का हो जा रहा है, गोलाकार हो जा रहा है, हमारे ओष्ठ गोल हो जा रहे हैं। तो ये चारों स्वर क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार या वर्तुल कहलाएंगे या गोलाकार स्वर कहलाएंगे। बाकी जो स्वर बचे, 7 जो स्वर बचे, 11 स्वर होते ही हैं, बाकी जो 7 है वो कहाँ, उनका उच्चारण कहाँ से होगा? कैसे होगा? प्रस्तुत या अवृत्ताकार में। आ ई ई ए ऐ,
री बीच में रख लीजिए या यहीं पे रख लीजिए, कोई बात नहीं। बस आपको जानना है कि कौन कौन से प्रसृत हैं, कौन कौन से वर्तुल हैं। तो हम लोग देख लिए सर का जो छठा वर्गीकरण है वो किस आधार पे हम लोगों ने देखा, किस आधार पे? ओष्ठ की आकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे हम लोगों ने देखा कि जो स्वर है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन 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 से भाग? पहला जो भाग है वो वर्तुल या वृत्त या गोलाकार के रूप में, दूसरा जो है वो प्रसृत या अवृत्ताकार में। वर्तुल में कौन कौन से आ रहे थे? उ, ऊ, ओ, औ, ये जो चार हैं वो वर्तुल में आएंगे। बाकी जो सात हैं अ, आ, ई, ए, ऐ, री, ये सब किस में आएंगे? प्रसृत में आएंगे। सातवां जो वर्गीकरण हम लोग देखने वाले हैं वो किस आधार पे? स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे। हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं और हम लोगों ने 6 वर्गीकरण देख लिया है स्वर का। अब सातवां जो देखने जा रहे हैं वो किस आधार पे देखने जा रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पे। जब हम लोग स्वर की विशेषता पढ़ रहे थे वहां पे हमने चर्चा की थी, वहां पे एक शब्द आया था मुखांग। मुखांग क्या होता है? मैंने बताया था कि जो मुख है हमारा, उसके अंतर्गत विद्वानों ने 5 अंग निर्धारित कर दिए हैं, 5 भाग निर्धारित कर दिए हैं, जिसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और कहा जाता है। उन्हीं के स्थान पर उच्चारित होने वाले को हम विभाजित करते हैं, उसी का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसी आधार पे हम अब देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। किस आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे। पहला क्या है? कंठ। दूसरा क्या है? तालव्य, तालव्य। तीसरा क्या है? मूर्धन्य। चौथा क्या है? चौथा क्या है? दंत्य। पांचवा क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। छठा क्या है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। सातवां क्या है? कंठोस्थ, कंठोस्थ। 7 आधारों पे हम स्वर का जो है वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, दिमाग पे बोझ पड़ेगा। इसको हमें समझना है, कुछ करना ही नहीं है। बस देखना है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय जो ये मुखांग है वो किस पर जोर पड़ रहा है, कहाँ पे वायु स्पर्श कर रही है, इसी आधार पे हम विभाजन कर लेंगे, रख देंगे कि ये स्वर यहाँ से उच्चरित होता है, इसका उच्चारण स्थान ये है। हम उच्चारण करते हैं कंठ से। उच्चारण करिए अ, आ, आगे उच्चारण करिए ई, फिर उच्चारण करिए उ। देखिए सबका अलग अलग हो रहा है। जो इसका उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? जब अ और आ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जोर कहां पड़ रहा है? कंठ पे पड़ रहा है। तो ये जो स्वर हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कंठ स्वर कहलाएंगे। अगला जो है तालव्य। उच्चारण करिए ई, ई। तालु जानते हैं? तालु किसे कहते हैं? जो ये दांत के जो पीछे वाला जो भाग होता है, जो कठोर वाला भाग होता है, दांत मसूड़े के आसपास जो दांत होता है ना हमारा, दांत के पीछे जो एक कठोर सा जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। तो जब तालु वाला उच्चारण करेंगे ई, 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 बोलिए, उच्चारण करिए ई, तो क्या हो रहा है? जो वायु है वो तालु को स्पर्श कर रही है, तो ये जो ई और जो ई है इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होगा? तालु से होगा। अब आते हैं मूर्धन्य। मूर्धा क्या होती है? मूर्धा जो तालु के जो पीछे वाला जो भाग होता है, जो ऊपर जो उभरा हुआ जो भाग होता है वो क्या है? मूर्धा है, जिसे कोमल तालु या कोमल मूर्धा कहते हैं। कोमल। मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि आप सभी बहुत मूर्धन्य हैं, यानी कि जो इस परिवार से जुड़े लोग हैं वो क्या है? मूर्धन्य है। मूर्धन्य का विद्वान, और जो विद्वान होता है वो क्या होता है? बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नरम स्वभाव का होता है। अकड़ू कौन होते हैं? जो
अल्प बुद्धि होते हैं, वो ज्यादा अकड़ू होते हैं। तो मूर्धा क्या है? कोमल है, इसीलिए कोमल जो तालु है, जो ऊपर वाला जो भाग है, उसे मूर्धा कहते हैं। उच्चारण करिए री। री। जब री का उच्चारण कर रहे हैं तो फिर जीवा कहां जा रही है? मूर्धा के पास जा रही है, कोमल तालु के पास जा रही है, इसलिए री का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? मूर्धा से होता है। जो दंत है, जितने भी 11 स्वर हैं, उच्चारण करके देखिए। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इन 11 स्वर में किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है, यहां से उच्चारण नहीं होता है। अब आ जाते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ सक्रिय रहते हैं, जो ओठ हैं वो सक्रिय रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ओष्ठ्य स्वर कहेंगे। कौन कौन से ओष्ठ स्वर कौन कौन से होंगे? उ उ। इन दो स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे जो ओठ हैं वो क्या है? क्या हो रहे हैं? सक्रिय रह रहे हैं, ओष्ठ पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये ध्वनियां कौन सी कहलाएंगी? ओष्ठ ध्वनियां कहलाएंगी। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ऐसे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों जगह से मिलके होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य कहेंगे। इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो दो ध्वनियां हैं कंठ तालव्य यही है ना, ए और ई, इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को मिलाने के बाद कौन सा स्वर बनता है? ए। तो फिर कंठ तालव्य में कौन सी ध्वनि आएगी? ए है और ऐ है, ये जो ध्वनियां हैं ये कंठ तालव्य कहलाएंगी। आगे जब हम आएंगे कंठोस्थ, ऐसी जो ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओठ से होता है, तो फिर वो ध्वनियां क्या कहलाएंगी? कंठोस्थ कहलाएंगी। तो कंठ और ओठ से कौन कौन सी हैं? ए और आ कंठ है, ओष्ठ ए और उ ओष्ठ हैं, इन दोनों के मेल से कौन से बनते हैं? ओ औ। तो ये क्या है? ओ और औ जो स्वर हैं ये कंठोस्थ स्वर कहलाते हैं। ये रहा स्वर का सातवां और अंतिम वर्गीकरण। किस आधार पे? किस आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे। हमने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर को हम कुल 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन भागों में? कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालव्य और कंठोस्थ। हम लोगों ने देखा कि जो कंठ जो स्वर से उच्चरित होने वाले, कंठ स्थान से उच्चरित होने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए और आ। तालव्य से ई और ई। मूर्धा से सिर्फ और सिर्फ री है। ओष्ठ से कौन कौन है? उ उ। और कंठ तालव्य से ए ऐ और कंठोस्थ से ओ और औ। एक जो मुखांग है दंत, दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है। ये रहे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ किस आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे। तो उम्मीद है कि अब तक की जो यात्रा रही, जो सीरीज रही, उसमें हम लोगों ने स्वर देख लिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ स्वर में समझ आ गया होगा। और इतना विश्वास है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में स्वर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आपको यहाँ से सभी जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।